नमस्कार बच्चों। Good evening to all. Welcome in this course. So we will start this session quickly. फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ें। तो कल मैंने एक्सेलरेशन के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड किया था। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, उसके बारे में कुछ चर्चा हम लोगों ने कल की थी। इसमें एक समान त्वरण क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। जस्ट लाइक एक समान वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे ही होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, अब हम इसी को क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। असमान त्वरण मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सौरभ, आर यू रेडी फॉर द क्लास? ठीक है बेटा, तुमने ज्वाइन कर तो दी क्लास। तो कल तक का तो ठीक है मामला, कल तक में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है मेरे हिसाब से। कल तो ठीक था। अब कल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये त्वरण वाला पार्ट खत्म करते हैं। फिर इसके बाद में कुछ गति की समीकरणें आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उनकी बात करेंगे, थोड़े से उनके सवाल करेंगे, थोड़ी उनकी चर्चा करेंगे, गति की समीकरणों की चर्चा करेंगे, गति का समीकरण जो भी है उन सब की बात करेंगे। तो फटाफट से लिखो असमान त्वरण। इसमें लिखो बेटा, जब त्वरण का परिमाण जब त्वरण का परिमाण जब त्वरण का परिमाण अथवा दिशा जब त्वरण का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों किसी अन्य भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, अथवा दोनों किसी अन्य भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं। अच्छा, लिख लिया गया बनना है, ठीक है। तो इसे परिवर्तित या असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग दो, औसत त्वरण। लिखो औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक वैसे ही है जैसे कि एवरेज वेलोसिटी था, ठीक वैसे ही परिभाषा है इसकी भी, औसत त्वरण की मतलब एवरेज एक्सेलरेशन की। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, लिखो औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। इसमें लिखो औसत त्वरण कोमा कुल वेग में परिवर्तन, औसत त्वरण कोमा कुल वेग में परिवर्तन तथा कुल समय का अनुपात होता है। औसत त्वरण कुल वेग में परिवर्तन तथा कुल समय का अनुपात होता है। सिंपल सी परिभाषा है। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के लिए भी लिखा था, ऐसी ही कुछ परिभाषा था, ऐसी ही कुछ परिभाषा थी और ऐसा ही कुछ सूत्र था। अगली लिखो परिभाषा, तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंट एक्सेलरेशन लिखो। समय के विशेष क्षण पर समय के विशेष क्षण पर त्वरण का मान तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। समय के विशेष क्षण पर त्वरण का मान तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। मतलब कि विशेष क्षण मतलब कि समयांतराल लगभग जीरो होना चाहिए, ज़्यादा कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए उस बीच के अंदर। तो वो समयांतराल अगर जीरो होगा तो उस अकॉर्डिंगली ये इस तरीके से काम कर जाएगा। तो लिख लो, समय के विशेष क्षण पर त्वरण का मान तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। लिख लिया परिभाषा?
सब सूत्र भी लिख लो, फॉर्मूला लिख लो फटाफट से। डन। नीचे लिखो, वेग का प्रथम अवकलज, नीचे लिखो, वेग का प्रथम अवकलज या समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, या समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर या समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ऊपर आपने देख लिया dv अपॉन dt, इंग्लिश में जो मैंने बोला, सॉरी जो सूत्र में लिखा वही तो मैंने हिंदी में बोल दिया, ठीक है ना, कि वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलज वही तो हुआ तात्क्षणिक त्वरण, dv अपॉन dt, दैट्स इट। अगर मैं स्थिति के सापेक्ष लिखूं तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि वेग जो होता है ना, वेग वो स्थिति का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलज है। वेलोसिटी इज सिंपली अ डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहां वो रखेंगे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो देखो अर्थात स्थिति सदिश का द्वितीय अवकलज, अर्थात स्थिति सदिश का द्वितीय अवकलज तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। स्थिति सदिश का द्वितीय अवकलज तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, ये लिख लो सूत्र, a बराबर d2r अपॉन dt स्क्वायर। अब इसी बीच में एक नोट डालो, औसत त्वरण सदिश की दिशा, ये सेम वही है जैसे वेग में लिखा था। हमने पहले औसत वेग की दिशा लिखी थी, अब यहाँ पे औसत त्वरण की दिशा लिखेंगे। औसत वेग की दिशा क्या थी, स्थिति में परिवर्तन की दर की दिशा। ऐसे ही औसत त्वरण की दिशा क्या होगी, वेग में परिवर्तन की दर की दिशा। तो लिखो, औसत त्वरण सदिश की दिशा वेग में परिवर्तन सदिश की दिशा के अनुदिश होती है। वेग में परिवर्तन सदिश की दिशा के अनुदिश होती है। सिंपल है, ठीक है ना। नीचे लिखो, अब देखो त्वरण दो तरह से होता है। वेग में परिवर्तन या तो लगातार समय के सापेक्ष बढ़ता रहे, मतलब वेग में परिवर्तन पॉजिटिव हो, या फिर वेग में परिवर्तन समय के साथ धीरे धीरे क्या हो, घटता रहे। समझ में आ रहा है? रेस आप खींचते हो तो वेग में परिवर्तन होता है, और वो वेग में परिवर्तन जो है वो बढ़ रहा है, तो वो बढ़ता हुआ एक्सेलरेशन है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर मान लीजिए कि आप ब्रेक लगा रहे हो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन नेगेटिव हो रहा है। तो दो तरीके से होता है। तो इस तरीके से त्वरण भी दो तरह का होता है। एक तो त्वरित होता है, त्वरित मतलब त्वरण, वेग में पॉजिटिव परिवर्तन बढ़ रहा है वो, एक मंदन कहलाता है। पहला एक्सेलरेशन, दूसरा डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक तो वेग में समय के सापेक्ष वृद्धि होती है, एक वेग में समय के सापेक्ष कमी होती है। तो इसी तरह से दो तरह का त्वरण हमारे पास होता है। तो नीचे लिखो, वेग में समय के साथ कमी
बराबर मंदन। वेग में समय के साथ कमी बराबर मंदन। इंग्लिश में इसका वर्ड होता है रिटार्डेशन। इंग्लिश को बोलते हैं रिटार्डेशन। नीचे लिखो वेग में समय के सापेक्ष समय के साथ वृद्धि। वेग में समय के साथ वृद्धि। वेग में समय के साथ वृद्धि बराबर त्वरण। वेग में समय के साथ वृद्धि बराबर त्वरण। सिंपल है। अब मंदन एक नया वर्ड है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। तो नीचे हेडिंग दो मंदन रिटार्डेशन। एक हेडिंग दो मंदन रिटार्डेशन। इसमें लिखो वह त्वरण जो कण की गति का विरोध करता है। वह त्वरण जो कण की गति का विरोध करता है मंदन कहलाता है। वह त्वरण जो कण की गति का विरोध करता है मंदन कहलाता है। अब देखो मान लो कोई धीरे वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी है, धीरे धीरे वो बढ़ रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी में आ रही है, तो उसको तो बोल देंगे त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। पर अगर मान लो कोई पॉजिटिव वेलोसिटी है, धीरे धीरे वो कम हो रही है वेलोसिटी, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी में जा रही है, तो उसको बोल देंगे मंदन मतलब रिटार्डेशन। दो तरह से वेलोसिटी होती है, या तो वो बढ़ती है या वो घटती है। तो वेलोसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन में जाना मंदन कहलाता है, और वेलोसिटी का पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना त्वरण कहलाता है। सिंपल। तो इसी बात पे एक नोट डाल लो। ये नोट बड़े काम के होते हैं तुम्हारे लिए। नंबर 1 देखो, वेग का चिन्ह पॉजिटिव और नेगेटिव कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। वेग का चिन्ह, वेग का चिन्ह पॉजिटिव और नेगेटिव, वेग का चिन्ह पॉजिटिव और नेगेटिव कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, जबकि त्वरण का चिन्ह, जबकि त्वरण का चिन्ह केवल त्वरण की दिशा को, केवल त्वरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। केवल त्वरण की दिशा को प्रदर्शित। कण किस दिशा में गति कर रहा है ये तो वेग का चिन्ह बता देगा। अगर नेगेटिव वेग है इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, पॉजिटिव वेग है इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट्स नॉट अ बिग इशू। बट त्वरण में क्या होगा बेटा? व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? तो त्वरण में क्या होता है इस चीज को समझना। त्वरण का चिन्ह पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है ना, वो बेटा त्वरण की दिशा मतलब कि पार्टिकल त्वरित हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है या मंदित हो रहा है, रिटार्डेड हो रहा है, उस बात को निर्भर करता है। ये त्वरण की दिशा कहलाती है। ठीक है ना? बढ़ना या घटना त्वरण का, वो त्वरण की दिशा, तो वो चिन्ह उसी को निर्भर करता है। आगे लिखो दूसरे नंबर का पॉइंट। यदि वेग तथा त्वरण के चिन्ह समान हो, यदि वेग तथा त्वरण के चिन्ह समान हो, यदि वेग तथा त्वरण के चिन्ह समान हो तो वेग का परिमाण बढ़ता है। तो वेग का परिमाण बढ़ता है। अर्थात त्वरण, अर्थात कण त्वरित होता है, अर्थात कण त्वरित होता है। जबकि जब चिन्ह विपरीत हो, जबकि जब चिन्ह विपरीत हो तो वेग का परिमाण घटता है।
जबकि जब चिन्ह विपरीत हो तो वेग का परिमाण घटता है, अर्थात कण में मंदन होता है। अर्थात कण में मंदन होता है। तो वेग के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने लिखा दी आपको। यही सब चीजें आपको ध्यान रखनी है जब वेग और त्वरण की बातें करेंगे। बाकी वेग और त्वरण में कोई खास फॉर्मूले नहीं है, केवल क्वेश्चंस करने हैं, उनको समझना है। मैक्सिमम सवाल वेग और त्वरण के इन फॉर्मूलों से डायरेक्टली नहीं आते, वो उनके ऊपर कुछ बेस्ड इक्वेशंस होती है, गति समीकरणें होती है, तो इनडायरेक्टली फॉर्मूले यूज आते हैं। तो बट फॉर्मूले यही है, ठीक है ना। अब जो सवाल आते हैं वो आते हैं गति की समीकरणों से। तो हेडिंग दो, गति के समीकरण। हेडिंग दो, इक्वेशन ऑफ मोशंस, गति के समीकरण। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशंस। हाँ याद है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखाने वाला उसमें एक शर्त है, वो पहले लिख लो शर्त, ताकि बाद में समझ नहीं आए कि भैया सर ये कब यूज करता है। लिखो शर्त यह है, गति के समीकरण तभी उपयोग में कर सकते हैं, गति के समीकरण तभी उपयोग में कर सकते हैं जब त्वरण समान हो। जब त्वरण समान हो, समझाता हूं इसका मतलब कण की गति के दौरान त्वरण में कोई परिवर्तन ना हो। त्वरण क्या रहे, एक समान। जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ सड़क पे, मैं रोड पे चल रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रोड पे कभी धीरे होऊंगा कभी तेज होऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो धीरे धीरे मैं होता रहूंगा, तो मेरा वेग तो परिवर्तित होता रहेगा, मतलब मेरे अंदर त्वरण तो रहेगा क्योंकि मेरा वेग परिवर्तित है, बट मेरा त्वरण परिवर्तित नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो त्वरण जब एक समान रहेगा पूरी मोशन के दौरान, त्वरण कांस्टेंट रहेगा, तभी हम समीकरण यूज करेंगे, ये इसकी शर्त है। बाकी गति की समीकरण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो डिटेल में लिखाने की कोई नीड नहीं है। गति की तीन समीकरणें होती हैं। सबसे पहली समीकरण होती है कि जब प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेग v है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t समय पश्चात कण का अंतिम वेग v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी होगा। दूसरी समीकरण क्या है, जब प्रारंभिक वेग u हो, त्वरण a है, तो t समय पश्चात कण जो है s दूरी जाके तय करेगा, कण द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, s हो जाएगी। तो ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है बेटा, कि जब प्रारंभिक वेग u है अंतिम वेग v है, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये चीजें याद ना हो, ठीक है ना, सबको ये याद होता ही होता है। वेग चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन बहुत मुश्किल से चेंज होता है। एक्सेलरेटेड मोशन तो होती है बट एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है। वेग में परिवर्तन होता है, उससे एक्सेलरेशन आता है। बट एक्सेलरेशन में कैसे परिवर्तन होगा बेटा, उसके लिए क्या, फोर्स चेंज करना पड़ता है, बल को बार बार परिवर्तित करना पड़ता है एक्सेलरेशन चेंज करने के लिए। और ज्यादातर वस्तुओं में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण लगता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो कांस्टेंट रहता है हर जगह, वो चेंज नहीं होता ना, ठीक है। अब देखो इस समीकरणों के बाद में मैंने एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो
nthवें सेकंड में विस्थापन कितना हो जाएगा? nthवें सेकंड में विस्थापन अगर मुझे निकालना, मान लो nthवें सेकंड में विस्थापन मुझे निकालना है, मान लो, तो nवें सेकंड में विस्थापन क्या हो जाएगा? t बराबर n, मतलब nवें सेकंड में विस्थापन अगर मुझे ये निकालना है, मान लो, तो वो कितना हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अरे तुमने सौरभ वो सवाल किया नहीं किया? मैंने जो तुम्हें सवाल दिए थे सारे सवाल हो गए नहीं हुए? और आंसर की से मैच किए कि नहीं किए? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आपने आंसर की से मैच किए नहीं किए। और मैच करने के बाद कितने सवाल तुम्हारे सही गए? ये बड़ा मुद्दा है। तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दो, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाने पर सॉल्व कर लेना, मैं आपको सीधा लिख के दे रहा हूँ। ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2n-1। अच्छा, पूरे नहीं हुए हैं? बस 90 में जल्दी जल्दी करो यार। हाँ, तो ये क्या है? nवें सेकंड में विस्थापन, मतलब कहने का ये है, मान लो ये आपका घर है, ये आपका घर है। अब घर से मैं बोलूं कि 500वें सेकंड में तुम कहाँ तक पहुंचे, तो घर से तुम 500 सेकंड तय करके और 50 किलोमीटर चल लिए। 500 सेकंड दूरी तय करके आपने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। अब मान लो मैं बोलूँ 499 सेकंड में कहाँ गए थे, तुम बोलोगे सर 48 किलोमीटर गए थे। तो भाई साहब 48 किलोमीटर तुम गए 499 सेकंड में, तो फिर अगले ही 1 सेकंड में तुम कहाँ पहुंच गए? 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि nthवें सेकंड में आप कहाँ थे, ठीक है, तो एस एन कितना हो जाएगा आपका? u प्लस हाफ, ये सब आपको फॉर्मूला तो सुनना है जो सवाल करोगे, ये सवाल तो मैं करवा दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत जल्दी तुमको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तुम पहले एक बार अपने हिसाब से पूरे कर लो उन सवालों को सौरभ। तुम जब उनको पूरे कर लोगे ना बेटा, सोनिया, सौरभ, तुम सब जो इनको पूरे कर लोगे सवालों को, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा उनके। पहले आंसर दे दूंगा तो तुम करोगे नहीं उन सवालों को, इसलिए मैं भी दे नहीं रहा। जब तक तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर लोगे तब तक मैं आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करूंगा। आंसर की मैंने आपको दे दी वो इसलिए कि ताकि आप मैच कर लो। बाकी सॉल्यूशंस मैं आपको तभी दूंगा जब आप अपनी तरीके से सब ट्राई कर लोगे सारे सवालों। चलिए अब आगे बढ़ता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सवालों के अनुसार किस गति की समीकरण को कब यूज करना है। हाँ सौरभ, ये अब आरपीएससी का ही लेवल है बेटा। मैंने आरपीएससी के लेवल को ध्यान में रखते हुए तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, इजी टू मॉडरेट। हार्ड क्वेश्चंस आरपीएससी में नहीं आते हैं, इजी टू मॉडरेट ही आते हैं। कुछ सवाल इजी आते हैं, कुछ सवाल मॉडरेट आते हैं। तो मैं जो आपको सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब सवाल इजी और मॉडरेट लेवल के हैं। तो मैं डेली तुमसे इसलिए पूछता हूँ सौरभ, ताकि तुम जिस दिन मुझे बोल दोगे ना कि सर मैंने सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, उसी दिन मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मेरे पास सॉल्यूशन तैयार पड़े हैं, वो बस तुमको देने हैं मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नोट लिखो, कब इन समीकरणों को हमको यूज करना है। तो लिखो नोट, लिखो
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी कब यूज करेंगे हम? जब हमको when t गिवन, जब हमको समय दिया हुआ हो, when t गिवन जब समय दिया हुआ हो और v हमको पूछा हो, जब समय दिया हुआ हो और v हमको पूछा हो, ठीक है। दूसरी समीकरण हम तब यूज करेंगे, सवाल करने में बड़े काम आएंगी ये चीजें, जब आपको लिखा रहा हूँ सवाल करते वक्त बड़ी काम आएगी। जब हमको t किया हुआ हो, जब हमको t किया हुआ हो, मतलब t दिया हुआ हो और s के बारे में पूछा हो कि कितनी दूर कण गया हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तीसरी समीकरण तब यूज करेंगे, तीसरी समीकरण तब यूज करेंगे जब हमको s दिया हुआ हो, जब हमको s दिया हुआ हो और v हमको निकालना हो, जब s दिया हुआ हो और v हमको निकालना हो तब हम इसको यूज करेंगे। अब इसको यूज कल करेंगे, इसके सवाल अब करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं बस। अब ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म, ये चैप्टर का थ्योरेटिकल और पोर्शन खत्म हो चुका है। अब केवल इस चैप्टर के क्वेश्चंस बाकी हैं, तो वो हम लोग कल से शुरू करेंगे और विद इन 2 और 3 डेज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो एक विमीय गति का चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे हम एक विमीय गति को। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्विविमीय गति की, चर्चा करेंगे द्विविमीय गति की, ठीक है। द्विविमीय गति का काम शुरू करेंगे बहुत जल्दी हम लोग। चलिए इन क्वेश्चंस का क्या, इन इक्वेशन का डेरिवेशन, डेरिवेशन की नीड नहीं, तुम डायरेक्टली, मैंने आपको एस nth दिखा दिया कैसे आता है, बट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनका डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं तुमको, फालतू तुम अपने नोट्स पढ़ाओगे, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा। इनके सवाल आएंगे, इनके सवालों की प्रैक्टिस कर लेना बस तुम सौरभ, ठीक है। डेरिवेशन तो 11th की एनसीईआरटी मिल जाएगा और कोई फायदा नहीं उसको करने का, इन इक्वेशंस के डेरिवेशन का। कहाँ से आई? अरे ये तो कुछ नहीं है, बताऊं आपको, ये ऐसे आती है जैसे हम ये जानते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे आती है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। अब डीवी मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटा dt, मतलब कुल समय अंतराल, तो उसको t लिख देते हैं, ठीक है। फिर अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बराबर t मल्टीप्लाई विद द a होता है। फिर अंतिम वेग v बराबर प्रारंभिक वेग u प्लस ए टी। ये तो सिंपल होता है डेरिवेशन, तो वो होता है, वो आपको अगर चाहिए तो वो मिल जाएंगे आपको किसी भी एनसीईआरटी बुक में। बट मेरी सलाह ये है कि डेरिवेशन करने से अच्छा है हम इनके क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। हम सवाल करेंगे इनके, वो बड़े अच्छे सवाल होते हैं, वो मैं कल कराऊंगा आपको, वो आते हैं एग्जाम में। इन समीकरणों को सीधा याद रख लो बस आप लोग, ठीक है ना।